हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों हम बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के विषय में। इसी क्रम में दोस्तों आज अपनी बात करेंगे चहमान यानी चौहान वंश के विषय में। दोस्तों ये रीट एसएसटी का वो टॉपिक है जो आपके सिलेबस में नया जोड़ा गया है। तो यहाँ चौहान वंश के अंदर सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे इनकी उत्पत्ति से संबंधित जो भी मत आते हैं, यानी उत्पत्ति के मत जो भी हैं उनके विषय में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो मत आता है वो है अग्निवंशीय मत। अग्निवंशीय मत किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ भी सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है चंद्रवरदायी का। अब चंद्रवरदायी की आपको पुस्तक याद होनी चाहिए। कौन सी थी दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये अग्निवंशीय थे। और किसी ने भी इसका समर्थन किया है क्या दोस्तों? तो बिल्कुल इसका समर्थन करने वाले हैं सूर्यमल मिश्रण या फिर मिश्रण, जैसा भी आपके ऑप्शन में लिखा हुआ आता है तो वहां पर भी हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है मुहनोत नैणसी का नाम, जो इसका समर्थन करते हैं, इस मत का समर्थन करते हैं। इसके अलावा उस समय के भाट और चारण जो है उनके द्वारा लिखा गया है, वहां पर भी हमें इसकी चर्चा देखने को मिलती है। दूसरे मत की अगर हम बात करें, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है सूर्यवंशीय। तो दोस्तों सूर्यवंशीय बताने वाले कौन कौन थे? तो इसमें सबसे पहला देखिए नाम आपको याद रखना है जयानक। जयानक की पुस्तक कौन सी थी दोस्तों? ये आपको याद होनी चाहिए। ये चाहे आपसे जो साहित्य वाला पोर्शन है वहां पर पूछा जा सकता है। पृथ्वीराज विजय जो जयानक के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है नयन चंद्र सूरी का नाम। नयन चंद्र सूरी, इनके द्वारा कौन सी लिखी गई थी दोस्तों? इनके द्वारा लिखा गया था हम्मीर महाकाव्य। कौन सा लिखा गया था दोस्तों? हम्मीर महाकाव्य लिखा गया था। इसके अलावा एक नाम वो आप याद रखेंगे, वो है नरपति नाल है। नरपति नाल है, इन्होंने कौन सी लिखी थी दोस्तों? बिसलदेव रासो। बिसलदेव रसो। तो इन सभी के अंदर जो उल्लेख मिलता है या इन सभी के अनुसार जो सिद्ध होता है वो कौन सा है? सूर्यवंशी है। यानी चौहान क्या हुआ करते थे दोस्तों? सूर्यवंशी हुआ करते थे। कुछ जो हैं वो इसको विदेशी भी मानते हैं। अब देखिए विदेशी मानने वाले कौन होंगे? विदेशी ही होंगे ना। तो दोस्तों कौन से थे? टोड हैं एक, तो एक क्रुक रहेंगे। ये जो दो हैं ये इसको क्या मानते हैं? विदेशी मान करके चलते हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उन्हीं की अपने इस टॉपिक में बात करेंगे। तो चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित एक और मत आता है सुंधा माता शिलालेख का। सुंधा माता शिलालेख जो है उसके अंदर क्या बताया गया है दोस्तों? सुंधा माता शिलालेख कहाँ है? ये जालोर में है दोस्तों। ये बताता है कि महर्षि वशिष्ठ की आंख से इनकी उत्पत्ति हुई थी, उससे उत्पन्न हुआ प्रमाणित ये करता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों प्रबंध चिंतामणि की बात करें, प्रबंध चिंतामणि जो है मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया था, उसके अनुसार भी महर्षि वशिष्ठ के अग्निकुंड से ही इसकी उत्पत्ति मानते हैं। एक और आपको याद रखना है कायम खां रसो। कायम खां रसो, तो कायम खां रसो जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था जान कवि के द्वारा। और बिजोलिया शिलालेख, एक और आपको याद रखना है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख और कायम खां रसो जो कि जान कवि का है, इनके अनुसार इनको माना जाता है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भी माना जाता है। तो ये कुछ एक मत हैं जो इनके अनुसार प्रमाणित होते हैं दोस्तों। इसके बाद में आगे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं चहमान के शब्द जो है उसकी उत्पत्ति से संबंधित। ये हमारे पास में शब्द आता है चहमान। तो चहमान में चा से तो हम लेंगे चाप, है से हम लेते हैं हरी, और माँ से हम लेते हैं मान, और न से हम लेते हैं नय या फिर नीति के विषय में। इन चार शब्दों के प्रथम अक्षर से मिला हुआ अपने मान करके चलते हैं। अर्थात हम इसमें ऐसा कहेंगे, ऐसा व्यक्ति चाप यानी धनुर्विद्या में जो क्या हो? निपुण हो। हरि यानी भागवत धर्म को क्या हो? वो मानने वाला हो।
अतिथि को मान देने वाला हो। किसको मान देने की बात है दोस्तों? अतिथि को मान देने की बात हो, और साथ ही साथ वो क्या हो? नीतिवान शासक हो दोस्तों। ऐसे व्यक्ति को यानी ऐसे शासक को हम क्या कहते हैं? चाहमान कहते हैं दोस्तों। तो ये कुछ एक बातें थी जिसमें हमने इनकी उत्पत्ति से संबंधित बातें की और चाहमान शब्द से भी संबंधित हमने बातें की दोस्तों। यहाँ आगे अपने बढ़ते हैं। उत्पत्ति से संबंधित जो हमने पढ़ा, चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निकुंड से निर्णय और सूर्यमल मिश्रण भी इसका समर्थन करते हैं दोस्तों। फिर आगे हम बात करें, कर्नल डॉड के अनुसार विदेशी माना गया है इनको। क्रुक, डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर भंडारकर, ये भी चौहानों को क्या मानते हैं? विदेशी मानते हैं दोस्तों। तो यहाँ एक और प्रश्न आपसे बनता है, दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर क्या माना है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना है दोस्तों। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए चौहानों का मूल स्थान कौन सा था दोस्तों, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसको अच्छे से याद करिएगा। चौहानों का मूल स्थान जो क्या माना जाता है? जांगल देश माना जाता है। और इनके राज्य का जो प्रमुख भाग था वो कौन सा हुआ करता था? सपादलक्ष हुआ करता था। अब दोस्तों हम बात करते हैं राजशेखर की। तो दोस्तों राजशेखर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? प्रबंध कोश। राजशेखर ने लिखा था प्रबंध कोश। और प्रबंध कोश के अनुसार हम ऐसा मानते हैं कि एक व्यक्ति था वासुदेव। कौन से व्यक्ति की बात कर रहे हैं? वासुदेव की। इन्होंने जो है 551 ईस्वी के अंदर सांबर, सपादलक्ष किसका नाम है दोस्तों? सांबर का ही नाम है। सांबर झील के आसपास चौहान राज्य की स्थापना की थी और इसीलिए इसे चाहमान भी कहा जा सकता है दोस्तों। अगर हम बात करें सोमेश्वर के बिजोलिया शिलालेख की, तो इसके अनुसार जो माना जाता है कि सांबर झील का निर्माण भी जो है वासुदेव ने ही करवाया था दोस्तों। जो हमारा कौन सा अभिलेख है? बिजोलिया का जो शिलालेख है यानी भीलवाड़ा का जो शिलालेख है उसके अनुसार तो सांबर झील का निर्माण भी वासुदेव चौहान के द्वारा ही करवाया गया था, लेकिन हम जानते हैं कि वास्तव में जो है वो सांबर झील प्राकृतिक है दोस्तों। तो सपादलक्ष के जो चौहान हैं, सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष कहें या फिर शाकंभरी चौहानों के वंश का संस्थापक कहें या चौहानों का मूल पुरुष कहें, तो वो हमारा माना जाता है वासुदेव दोस्तों। तो वासुदेव के नाम को आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ जो आपका पहला प्रश्न बनता है वो यही है कि चौहान वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, तो आपका आंसर होगा वासुदेव के द्वारा की गई थी दोस्तों। तो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो वो कौन सी थी दोस्तों? अहिछत्रपुर नागौर जो है वो चौहानों की पहली राजधानी या प्रारंभिक राजधानी मानी जाती है। अगर हम इनके पहले प्रदेश की बात करें, मूल स्थान की बात करें, तो वो सपादलक्ष या सपालदक्ष आता है जो कि जांगल देश में स्थित था दोस्तों। राजधानी कौन सी? अहिछत्रपुर थी। मूल जो इनके पुरुष हैं वो कौन माने जाते हैं? वासुदेव चौहान को माना जाता है दोस्तों। ये बातें हमें विशेषतः याद रखनी है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं जो चौहान वंश की शाखाएं हैं। तो सपादलक्ष से अजमेर के चौहानों की स्थापना जो है वासुदेव के द्वारा की गई। नाडोल के चौहान के लक्ष्मण के द्वारा 960 में, जालोर की 1181 में, कीर्तिपालिया कीतु के द्वारा, रणथंभौर के चौहानों की जो स्थापना है, चौहान वंश की जो स्थापना है 1194 में गोविंद राज के द्वारा की गई। हाड़ौती के चौहानों की जो स्थापना है 1241 में देवी सिंह हाड़ा के द्वारा की गई। और सिरोही के चौहानों की स्थापना जो है, चौहान वंश की स्थापना है 1311 के अंदर राव लुम्बा के द्वारा की गई थी दोस्तों। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएगी। तो यहाँ हम सबसे पहले देख लेते हैं शाकंभरी, सपादलक्ष, सांबर या अजमेर के चौहान कौन से हुआ करते थे। अभी हमने बात भी की थी दोस्तों। सबसे पहले हमारा है वासुदेव। और वासुदेव कौन था दोस्तों? अगर हम बात करें चौहानों का आदि पुरुष, चौहानों का आदि पुरुष कहा जाए या फिर आपसे पूछा जाए मूल पुरुष कौन थे, तो भी आपका आंसर यही होगा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए इस वंश का संस्थापक कौन था, तो भी उसका आंसर यही होगा। ये जो सारे कुछ हैं, और इसके अलावा आदि पुरुष की बात कहें तो ये सारे मूल पुरुष, संस्थापक, आदि पुरुष कहें तो वो कौन कहलाएगा? वासुदेव कहलाएगा। किसका? सांभर का या फिर अजमेर के चौहान वंश का जो संस्थापक था दोस्तों। 551 ईस्वी के अंदर इसने चौहान वंश की स्थापना की थी दोस्तों। और ये जो स्थापना
रचना है वो कहाँ की गई थी, तो ये सांबर झील के आसपास की गई थी। बिजोलिया शिलालेख ये कहता है कि सांबर झील का निर्माण जो है वासुदेव के द्वारा करवाया गया था, ऐसी हमें जानकारी मिलती है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। बिजोलिया शिलालेख है जो किसका है, वो शिलालेख है सोमेश्वर का दोस्तों। किसका है, सोमेश्वर का है। इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, अहिछत्रपुर थी दोस्तों। तो यहाँ इसमें हमें वासुदेव में जो याद रखना था कि वासुदेव चौहान वो व्यक्ति थे जो चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं, चौहान वंश के मूल पुरुष माने जाते हैं, चौहान वंश के आदि पुरुष माने जाते हैं। अगर हम कहें चौहानों का मूल स्थान कौन सा था, तो मूल स्थान जो उनका है सपादलक्ष यानी सांबर को माना जाता है। और उनकी प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो अहिछत्रपुर नागौर को माना जाता है दोस्तों। ये हमें बड़े अच्छे से याद रखना है, यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन यहीं से उठता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं गुवक प्रथम के विषय में। अब देखिएगा दोस्तों, गुवक प्रथम कौन था। गुवक प्रथम जो था वो दुर्लभ राज प्रथम का पुत्र था। दुर्लभ राज कौन था, तो दुर्लभ राज हम ऐसा कह सकते हैं प्रथम चौहान वंश का पहला शासक था, जिसके समय में अजमेर पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ था। दुर्लभ राज कौन थे, चौहानों के ऐसे शासक माने जाते हैं जिनके समय अजमेर पर मुसलमान का जो है पहली बार सर्वप्रथम आक्रमण हुआ था दोस्तों। यहाँ हम केवल इंपॉर्टेंट जो शासक हैं उन्हीं के विषय में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके बाद में हम जानते हैं कि प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय हैं, उसी के ये सामंत हुआ करते थे। अब देखिएगा दोस्तों, स्टोरी क्या है कि दुर्लभ राज प्रथम जो था उसका पुत्र था गुवक प्रथम, और गुवक प्रथम जो था वो प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय था, उसका एक सामंत हुआ करता था। 805 ईस्वी के अंदर, किसकी बात करें, 805 ईस्वी के अंदर कन्नौज के शासक नागभट्ट द्वितीय की राजसभा में गुवक प्रथम को वीर की उपाधि दी गई थी दोस्तों। कौन सी उपाधि दी गई थी, वीर की उपाधि इसको दी गई थी। कब दी गई थी, 805 ईस्वी में कन्नौज के जो शासक नागभट्ट द्वितीय थे उन्हीं की राजसभा में इसे ये उपाधि दी गई थी। और गुवक प्रथम ही वो व्यक्ति था जिसने सीकर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था दोस्तों। यहाँ आपसे पूछा जाए कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो गुवक प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये हर्षनाथ ही चौहानों के इष्ट देव माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चौहानों के इष्ट देव कौन हैं, तो बिल्कुल आपका आंसर होना चाहिए हर्षनाथ। और हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो देखिए गुवक प्रथम के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। यहाँ पर भगवान शंकर की ही एक प्रतिमा है दोस्तों। तो इस प्रकार ऐसा कह सकते हैं राज्य में एकमात्र ये ऐसी मूर्ति है जहाँ पर भगवान शंकर को श्री हर्ष के नाम से पूजा जाता है। तो श्री हर्ष कौन है दोस्तों, श्री हर्ष जो है वो शंकर के रूप में ही पूजे जाते हैं, या हम यूं कहें कि भगवान शंकर को श्री हर्ष के रूप में पूजे जाते हैं। और हर्षनाथ जो है वो चौहानों के देवता हैं। बड़े अच्छे यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि चौहानों का देवता कौन था, तो दोस्तों वो था हर्षनाथ, ये इसका देवता हुआ करता था। फिर हम बात करते हैं दोस्तों गुवक द्वितीय के विषय में। अब देखिएगा दोस्तों, गुवक प्रथम जो था, गुवक प्रथम के बाद में उसका पुत्र चंद्रराज द्वितीय जो है वो शासक बनता है, और उसके बाद में उसका पुत्र गुवक द्वितीय जो है वो शासक बनता है। और गुवक द्वितीय वो व्यक्ति था जिसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी बहन कलावती का विवाह कन्नौज के प्रतिहार शासक भोजराज के साथ में किया था दोस्तों। तो दोस्तों गुवक द्वितीय कौन था, वो व्यक्ति था जिसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी बहन कलावती का विवाह कन्नौज के प्रतिहार शासक के साथ में किया था दोस्तों। तो गुवक द्वितीय जो है उसके बाद में जो है चंदन राज वहां का राजा बनता है। कौन बनता है, चंदन राज शासक बनता है। और चंदन राज जो है दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित करता है और अपनी ख्याति को बढ़ाने वाला शासक बनता है। तो दिल्ली के तोमर शासकों को किसने हराया था, चंदन राज के द्वारा हराया गया था दोस्तों। अब इनकी पत्नी थी आत्मप्रभा या रुद्राणी, जो भी नाम आए वो थोड़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आत्मप्रभा जो है वो योगिक क्रिया करने में काफी ज्यादा निपुण हुआ करती थी, और वो एक बहुत बड़ी शिव भक्त भी थी दोस्तों। और आत्मप्रभा जो है वो काल सर्प रोग से मुक्ति पाने के लिए पुष्कर के तट पर
शिवलिंग की स्थापना करवाती है, प्राण प्रतिष्ठा करवाती है और 1000 दीपक जो है वो वहां पर क्या करती है, सामने जलाने का कार्य करती है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए आत्मप्रभा कौन थी, तो आत्मप्रभा वो रानी थी जो 1000 दीपक पुष्कर में जलाया करती थी, अपने इष्ट महादेव के सम्मुख जलाने का कार्य करती थी दोस्तों। चंदन राज जो था, चंदन राज के बाद में उसका पुत्र वाकपति राज, चंदन राज के बाद में वाकपति राज प्रथम जो है वो वहां का शासक बनता है, जिसको अपने बप्पराज भी कहते हैं। बप्पा रावल नहीं है दोस्तों, बप्पराज है, बप्पराज भी कहते हैं। और हर्षनाथ के शिलालेख में वाकपति राज जो है उसको महाराज की उपाधि दी हुई बताया करते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में देखिएगा वाकपति प्रथम के बाद में विंध्यराज शासक होते हैं, इसके बाद में विंध्यराज आते हैं, ये सारे कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। उसके बाद में सिंहराज आते हैं दोस्तों, ये थोड़े बहुत हमारे लिए जरूरी हैं, क्योंकि ये सिंहराज वो व्यक्ति थे जिन्होंने दिल्ली के तोमरों और प्रतिहारों को पराजित करने का कार्य किया था। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो चौहान जो प्रारंभिक प्रतिहारों के अधीन कार्य किया करते थे, सिंहराज को जो है प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक माना जाता है दोस्तों। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ये क्या कर रहे थे, प्रतिहारों के अधीन ही काम कर रहे थे, लेकिन ये ऐसा शासक था जो स्वतंत्र होने का प्रयास करता है। बाद में इसके दोनों शत्रुओं के द्वारा इसकी मिलकर के हत्या कर दी जाती है दोस्तों। सिंहराज का जो काल है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि इसी के काल में हर्ष मंदिर, हर्षनाथ जो है कि इनके देवता थे, तो हर्ष मंदिर का निर्माण कार्य है वो पूरा होता है दोस्तों। और इसी मंदिर के शिलालेख में आपको मिलेगी चौहानों की आरंभ से लेकर के सिंहराज तक की वंशावली, यानी जहां से चौहान वंश शुरू हुआ वहां से लेकर के सिंहराज तक की जो उल्लेख है, क्योंकि दोस्तों इसी के काल में ये पूरा होता है, तो यहाँ तक की वंशावली आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और सिंहराज के बाद में उसका पुत्र विग्रहराज द्वितीय है, वो गद्दी पर बैठता है। और ये चौहान वंश के प्रारंभिक जो शासक थे उनमें बड़ा प्रभावशाली और योग्य शासक भी स्वीकार किया जाता है। देखिएगा दोस्तों, ये लगभग 956 ईस्वी अपने मान करके चलते हैं, 956 ईस्वी के आसपास ये गद्दी पर बैठता है। और अहिलवाड़ा के जो चालुक्य शासक हैं मूलराज प्रथम, उसको पराजित करने का कार्य करता है। और वहां पर देखिए बड़ौच के अंदर वो अपनी कुल देवी यानी आशापुरा के मंदिर का निर्माण भी करवाता है दोस्तों। अहिलवाड़ा के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को ये क्या करता है, पराजित करता है। पराजित करने के बाद में बड़ौच में अपनी कुल देवी आशापुरा के मंदिर का निर्माण भी ये करवाता है। बड़ौच कहाँ है दोस्तों, गुजरात में है, ये आपको याद रखना है। और विग्रहराज द्वितीय के विषय में जानकारी का स्रोत जो है वो 983 का हर्षनाथ मंदिर का जो शिलालेख है वहां से हमें इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। तो विग्रहराज द्वितीय भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विग्रहराज द्वितीय के बाद में उसका भाई है दोस्तों, उसका भाई दुर्लभ राज द्वितीय जो है वो सांबर का शासक बनता है। अब देखिएगा वो क्या करता है, उसकी उपलब्धियों के रूप में हम कह सकते हैं नाडोल का जो महेंद्र चौहान होता है वो उसको पराजित करता है दोस्तों। और देखिए शकराई जो लेख है उसके अंदर इसकी उपाधि मिलती है, महाराजा धीराज के नाम से इसे संबोधित किया गया है। साथ ही साथ अभिलेखों में इसके लिए दुर्लभ्य मेरु शब्द का प्रयोग भी किया गया, अर्थात जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता हो, दुर्लभ्य मेरु इसे कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए दुर्लभ्य मेरु किसे कहा जाता है, दुर्लभ राज द्वितीय को कहा जाता है। तो दू यहाँ पर यहाँ भी है ना, तो आराम से मैच करके इसको पहचान लीजिएगा। फिर उसके बाद में देखिएगा दुर्लभ राज जो अपना था, उसके बाद में इंपॉर्टेंट हमारे शासक आते हैं, वो हैं पृथ्वीराज प्रथम दोस्तों। अब पृथ्वीराज प्रथम किस लिए जाने जाते हैं, इसलिए कि पृथ्वीराज प्रथम जब गद्दी पर बैठते हैं तो परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि को धारण करते हैं दोस्तों। तो इसलिए ये हमारे लिए ये उपाधि के रूप में हम इसको इम्पोर्टेंट मान करके चलते हैं। और इसके बारे में जो विस्तृत हमें जानकारी है वो सीकर का, देखिए रेवासा के अंदर जीर्ण माता का मंदिर है,
रेवासा के अंदर जीर्ण माता का मंदिर है, जहां से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। 1105 का एक शिलालेख है जहां से हमें इसके बारे में प्राप्ति जानकारी होती है। इसके अलावा राजशिखर का जो प्रबंध कोश ग्रंथ है उसके अंदर इसे तुर्क सेना का विजेता भी कहा गया है दोस्तों। और ऐसा माना जाता है कि इसने पुष्कर को लूटने के उद्देश्य से 700 चालुक्यों की हत्या करवा दी थी। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं अगले शासक के विषय में, तो वो है हमारा अजयराज। अजयराज हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका टाइम अपने कह सकते हैं 1113 से लेकर के 1133 तक का जो टाइम है वो इसका माना जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम का पुत्र अजयराज चौहान जो है वो चौहान वंश का दूसरा प्रतापी शासक माना जाता है। और हम ऐसा कहते हैं कि अजयराज का जो शासनकाल है वो चौहानों के साम्राज्य का निर्माण का काल है। चौहानों के साम्राज्य के निर्माण का काल अगर आपसे पूछा जाए तो वो किसका काल होगा? अजयराज का काल होता है दोस्तों। और पृथ्वीराज विजय के अनुसार हम ऐसा कहते हैं कि अजयराज ने 1113 के अंदर अजय मेरू बसाकर उसको अपनी राजधानी बनाया था और बीठली नामक पहाड़ी पर अजय दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों। इसे अजय राज चक्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अजय राज चक्री भी कहते हैं, क्योंकि चक्र की तरह वो दूर दूर तक बिखरे हुए शत्रु दल को युद्ध में जीत लेता था। इस प्रकार से वो एक चक्रवर्ती विजेता कह सकते हैं, इसलिए इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आगे अपने बात करें, अजय राज के अजय राज के काल को चौहानों के साम्राज्य का निर्माण का काल कहा जाता है। ये अपने डिस्कस कर चुके हैं। अजय राज ने 1113 में अजमेर नगर की स्थापना की और अजय मेरू या तारागढ़ दुर्ग की स्थापना की थी। बीठली नामक पहाड़ी पर यह स्थापना की गई थी दोस्तों। ये अजमेर को अपनी राजधानी बनाते हैं और साथ ही साथ चांदी के श्री अजय देव और अजय प्रिय द्रमस नाम से चांदी के सिक्के जारी करता है दोस्तों। कुछ सिक्कों के ऊपर उसकी रानी सोमलवती का नाम भी हमें पढ़ने को मिलता है। सोमलवती अगर नहीं हो तो सोमलेखा देख लीजिएगा दोस्तों। सोमलेखा नाम हमें वहां पर देखने को मिलता है जो इन्होंने सिक्के पर लिखा था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे अपनी बात करते हैं। अजय राज जो है वो शैव मतावलंबी हुआ करता था। उसके समय होने वाले दिगंबर और श्वेतांबर के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता स्वयं अजय राज के द्वारा की गई थी दोस्तों। अजय राज वो व्यक्ति था जिसने जीते जी ही लगभग 1130 के आसपास अपने पुत्र अरुणोराज को राज्य सौंप दिया और उसके बाद में संन्यास ग्रहण कर लिया दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद में ये पुष्कर चला गया था। पुष्कर के आसपास जाकर के तपस्या इसके द्वारा की गई थी। तो अजय राज का काल जो है वो चौहानों के साम्राज्य का निर्माण का काल कहा जाता है, क्योंकि अजमेर जो है वो इनका केंद्र रहा। अजमेर नगर की स्थापना हुई, अजय मेरू दुर्ग की स्थापना हुई जिसे तारागढ़ भी कहते हैं जो है। इसके अलावा इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए जिन पर अपनी पत्नी का नाम का उल्लेख भी किया गया है दोस्तों। तो ये 2-4 बातें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं आनाजी या फिर अरुणोराज के विषय में। इनका जो टाइम है वो 1133 से लेकर के 1150 तक का मानते हैं। अरुणोराज का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1133 में अजमेर दुर्ग में हुआ था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनकी जो उपलब्धि है तो देखिएगा यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हैं 1134 का। 1134 के समय के अंदर सिद्धराज जय सिंह जो था उसने अजमेर के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन अरुणोराज के द्वारा उसे जो है परास्त कर दिया जाता है दोस्तों। और परास्त होने के बाद में दोनों के मध्य संधि हो जाती है और चालुक्य राजा जय सिंह अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह जो है वो अरुणोराज के साथ में करता है। कौन सी है? कांचन देवी जो है उसका विवाह अरुणोराज के साथ में करता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे अपनी बात करें, अजमेर में 1135 में आना सागर झील का निर्माण हुआ और पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण हुआ। इन दोनों का श्रेय ही किसको जाता है? अरुणोराज को जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आना सागर झील जो है आना से ही याद रख सकते हैं आप, और आप वराह मंदिर की भी याद
रख सकते हैं, क्योंकि वराह मंदिर भी अर्णोराज के द्वारा बनवाया गया तब का मान के चलते हैं। इनके समय में देखिएगा देवबोध और धर्मघोष अर्णोराज के समय में जो है प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। ये दो विद्वान हैं जो इनके समय के माने जाते हैं दोस्तों। चालुक्य शासक कुमारपाल ने आबू के निकट युद्ध में अर्णोराज को पराजित किया था। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि अर्णोराज की हत्या हुई थी और करने वाला उसका बड़ा बेटा ही था, जगदेव जो था उसके द्वारा हत्या की गई। इसे हम चौहानों का पितृहंता कहते हैं दोस्तों, यानी पिता की हत्या करने वाला जो है ये पहला व्यक्ति था, जगदेव है चौहानों का पितृहंता हम इसे कह सकते हैं दोस्तों। आना सागर झील हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आप झीलों के अंदर पढ़ चुके होंगे दोस्तों, तो नहीं पढ़ा है तो उसको दोबारा देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हमने बात की थी अर्णोराज और कांचन देवी। कांचन देवी और अर्णोराज का ही जो छोटा पुत्र है सोमेश्वर, वो इसके बाद में इसका शासक बनता है दोस्तों। और सोमेश्वर जो है उसके बाद में दोस्तों कौन आता है, बिसल देव आता है। विग्रहराज चतुर्थ जो है अपने पिता का जो हत्यारा था जगदेव जो था उसको गद्दी से हटा देता है और 1153 के आसपास जो है शासन को संभालता है। विग्रहराज चतुर्थ जो था वो विद्वानों का बड़ा एक आश्रयदाता हुआ करता था, इसलिए उसे कवि बांधव भी कहा जाता है। कवि बांधव हम क्यों कहते हैं, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ यानी जिसे अपने बिसल देव भी कहते हैं वो विद्वानों का आश्रयदाता था। कवि बांधव यानी भाई बंधु उनका हुआ करता था दोस्तों। अगर हम बात करें इसका साम्राज्य कहाँ तक विस्तारित था, तो शिवालिक पहाड़ी से लेकर के उत्तर प्रदेश तक ये बहुत ज्यादा एरिया के अंदर फैला हुआ था दोस्तों। इसे और किस नाम से जाना जाता था, तो कटिबंधु के नाम से भी हम इसे जानते हैं दोस्तों। यहाँ आप इस बात को भी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए सपाल दक्ष के चौहानों का स्वर्ण काल किसको कहते हैं, तो भी वो विग्रहराज यानी बिसल देव के समय को ही मानते हैं। बिसल देव के दरबारी कवि थे सोमदेव, इन्होंने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की थी। बिसल देव ने बिसलसर झील का निर्माण करवाया और बिसलपुर नामक गांव को भी इनके द्वारा बसाया गया था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अजमेर में इन्होंने संस्कृत कंठाभरण नाम से एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना करवाई थी। इस पाठशाला पर ललित विग्रहराज की पंक्तियों को उत्तीर्ण भी इनके द्वारा करवाया गया था। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, वो संस्कृत पाठशाला को तुड़वा देते हैं। तुड़वाने के बाद में यहाँ पर क्या बनवाया दोस्तों, 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया जाता है। 1200 ईस्वी के अंदर ये निर्माण होता है दोस्तों। 2.5 दिन का झोंपड़ा किसके द्वारा बनाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, जहाँ पर पहले क्या हुआ करती थी, संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों आगे अपने बात करें, बिसल देव ने दरबारी जैन विद्वान धर्मघोष सूरी, देखिए कौन सा विद्वान है, धर्मघोष सूरी के सुझाव पर चौहान राज्य में प्रत्येक एकादशी को पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पशुवध पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक कौन थे, तो आपको ये याद रखना होगा बिसल देव यानी विग्रहराज चतुर्थ जो हैं वही हुआ करते थे दोस्तों। विग्रहराज ने स्वयं संस्कृत भाषा में हेरी के लिए नामक नाटक लिखा था, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस हेरी के लिए नाटक की जो कुछ पंक्तियां हैं वो 2.5 दिन के झोंपड़े पर भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हेरी के लिए नाटक की कुछ पंक्तियां आपको ब्रिस्टल कहाँ है दोस्तों, इंग्लैंड में है। ब्रिस्टल में राजा राममोहन राय के स्मारक पर भी उत्तीर्ण की हुई मिल जाएंगी दोस्तों। तो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में सोमदेव हुआ करते थे, जिन्होंने कौन सा लिखा था, ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों। वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर विग्रहराज और इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी, कौन सी देवी है दोस्तों, देसल देवी जो हैं उनके मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है। ललित विग्रहराज में आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। और वहीं अगर हम बात करें नरपति नालय की, उनके द्वारा कौन सी लिखी गई थी, नरपति नालय की थी बिसल देव रासो। तो बिसल देव रासो जो है वो विग्रहराज और परमार राजा भोज की बेटी राजमती के मध्य जो प्रेम संबंध है उसका उल्लेख करता है दोस्तों। तो ये पुस्तक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रसिद्ध विद्वानों के द्वारा अपने दरबार में इसको रखा गया। तो ये भी एक है कि ये भी जो है विद्वानों का आश्रय दाता था। और इसके अलावा देखिएगा विग्रहराज चतुर्थ किस लिए जाने जाते हैं, तो ये अपने समय में एक बहुत अच्छे निर्माता भी थे दोस्तों।
क्योंकि राजस्थान की पहली मस्जिद अगर हम कहें, जिसे 1194 के अंदर मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो उसे तुड़वाकर मस्जिद बनाता है जिसे हम पहली मस्जिद कहते हैं दोस्तों, तो वो भी इन्हीं के लिए है। वर्तमान में यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 16 खंबे का महल और 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे अपनी कहते हैं, वो राजस्थान की पहली मस्जिद के रूप में राजस्थान के अंदर यहाँ पर जो है संस्कृत कंठाभरण जो पाठशाला थी उसको तोड़ करके बनवाया गया था दोस्तों। और इसे ही देख करके कर्नल जेम्स टोड को जरूर याद रखिएगा। जेम्स टोड जो है वो ये कहते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम और पूर्ण परिष्कृत नमूना है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं, तो क्योंकि वहां पे पंजाब शाह पीर का जो है 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए भी हम कहते हैं। चौहानों के शासन का स्वर्ण युग अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा होगा, बिसल देव का जो काल है वही माना जाता है। बिसल देव के बाद में देखिए अपर गांगेय, पृथ्वीराज द्वितीय और सोमेश्वर शासक बने थे दोस्तों। और इनके बाद में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट शासक आते हैं जो हैं पृथ्वीराज तृतीय चौहान, यानी राय पिथौरा जो है 1177 से 1192 तक का जो समय है वो हमारे लिए आता है दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एक नाम याद रखना होगा, कर्पूरी देवी। तो कर्पूरी देवी किस लिए जानी जाती हैं, ये प्रथम हम ऐसा कहते हैं हिंदू महिला शासक की अगर अपने बात करें तो ये यही थी दोस्तों। कैसे थी, तो दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की ये पुत्री हुआ करती थी। किसकी पुत्री थी, दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की ये पुत्री थी, जिसका जो विवाह है वो अर्णोराज और कांचन देव की पुत्र सोमेश्वर के साथ हुआ था। कर्पूरी देवी जो है 1166 में, कर्पूरी देवी से ही 1166 में देखिएगा पृथ्वीराज तृतीय का जन्म होता है। उसके एक अन्य पुत्र और भी था जिसका नाम था हरिराज। अब जो पृथ्वीराज से छोटा था, 1177 में सोमेश्वर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में ये पृथ्वीराज जो था वो कितने साल का था, केवल 11 साल का ही था। और 11 साल की आयु में पृथ्वीराज तृतीय जो है वो अजमेर का शासक बनता है। और शासन की जो सारी शक्तियां हैं लेकिन वो किसके हाथ में रहती हैं, कर्पूर देवी के हाथों में रहती है और वही शासन संभालती है दोस्तों। इसलिए कहते हैं, आपने देखा होगा मेरा वचन ही है शासन, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसी के वचन है वो शासन के रूप में चलते हैं। क्योंकि ये मात्र क्या था, पृथ्वीराज जो थे वो केवल 11 वर्ष के उस समय हुआ करते थे दोस्तों। और अजमेर चौहान वंश के हम इसे अंतिम शासक मान करके चलते हैं। इन्हें इतिहास में दल पुंगल क्या कहते हैं दोस्तों, दल पुंगल का अर्थ होता है विश्व विजेता के नाम से इसे जानते हैं। इसके अलावा इसे कहते हैं राय पिथौरा, ये नाम आपको अच्छे से याद रखने होंगे। इनका जन्म 1166 में हुआ था। पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता जो है वो कर्पूरी देवी थी दोस्तों। कलचुरी राजकुमारी हम इसको मान करके चलते हैं दोस्तों, ये भी लिखा हुआ आता है। अजमेर के चौहानों का अंतिम प्रतापी शासक अगर पूछा जाए तो यही होंगे। सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद 1177 में जो है पृथ्वीराज चौहान शासक बनता है और ये सर्वाधिक प्रसिद्ध चौहान शासक भी कहलाता है दोस्तों। ये अपने डिस्कस कर चुके हैं कि कर्पूरी देवी जो है वो एक प्रशासिका थी। उसने 1 वर्ष तक शासन व्यवस्था का संचालन किया। और इसके अंदर यहाँ भी देखिए कदम्बवास थे और सेनापति भुवनमल है जो इसका सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। पृथ्वीराज की प्रारंभिक विजय की बात करें तो वो सारा का सारा जो है वो उन्हें ही श्रेय जाता है। 1178 के अंदर पृथ्वीराज जो है वो स्वयं सत्ता को संभाल लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ एक घटनाएं आती हैं, इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछी जा सकती हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ों की ही अपने बात कर रहे हैं दोस्तों। मैं उन कहानियों की बात यहाँ नहीं करूँगा जहाँ से कोई प्रश्न नहीं आना है। परीक्षा हो जाए तो आप उनको आराम से सुन लीजिएगा, अभी आपको किसी चक्कर में भी नहीं पढ़ना दोस्तों। कहानियाँ सुनने में अच्छी लगती हैं लेकिन वहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नागार्जुन के दमन के विषय में दोस्तों। अपर गांगेय और नागार्जुन दोनों का दमन ही यहाँ पर देख लेते हैं। पृथ्वीराज अल्पावस्था में शासक बना था, इसलिए उसके चाचा अपर गांगेय ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अपर गांगेय की हत्या के बाद में उसके छोटे भाई नागार्जुन है उसके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है और गुड़गांव पर अधिकार कर लिया जाता है। पृथ्वीराज जो है सफलतापूर्वक इस विद्रोह का दमन कर देते हैं।
तो 1178 में गुड़गांव का युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज अपने मंत्री कैमास की सहायता से इस विद्रोह का दमन कर देते हैं। तो कैमास का नाम भी अगर आप याद रखना चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों। गुड़गांव के युद्ध की यहाँ पर बात कर रहे थे। उसके बाद में दोस्तों आता है बंडानकों का दमन। अब सबसे पहले बात की बंडानक होते कौन थे। तो सतलज क्षेत्र से आने वाली बंडानक जाति गुड़गांव और हिसार क्षेत्र में उपद्रव करती थी। इसी प्रकार की जाति हुआ करती थी। और ये जो बंडानक है वो भरतपुर, अलवर और जो मथुरा है उसके क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। अब 1182 के अंदर क्या होता है, बंडानकों का इसके द्वारा पूर्ण दमन किया जाता है। सैनिक कार्यवाही करता है ये और उसके बाद में उसका दमन कर देता है। इन विजयों के बाद में ही उसकी दिग्विजय की नीति चालू हो जाती है। वो अपने पड़ोसी राज्यों पर भी आक्रमण करता है और उन्हें जीत करके अपने राज्य में मिलाना शुरू कर देता है दोस्तों। तो यहाँ आगे हम अपने बात कर लेते हैं चंदेलों का दमन यानी महोबा विजय, तुमुल युद्ध या चौहान चंदेल संघर्ष के रूप में हमें इसे देखते हैं। 1182 की ये बात है दोस्तों। अब देखिएगा हुआ यहाँ पर क्या कि एक बार पृथ्वीराज के जो कुछ एक सैनिक थे वो दिल्ली से युद्ध लौटकर वापस आ रहे थे। रास्ते में आता है महोबा। कौन सा स्थान आता है दोस्तों, महोबा स्थान आता है। महोबा राज्य में कुछ जो जख्मी सिपाही हैं उनको चंदेल राजा के द्वारा देखिए मरवा दिया जाता है। और उस समय जो महोबा राज्य है उसका शासक कौन हुआ करता था, परमर्दी देव। कौन हुआ करता था, परमर्दी देव चंदेल हुआ करता था। तो अपने सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए विशाल सेना लेकर के पृथ्वीराज जाते हैं और महोबा को विजित कर लेते हैं दोस्तों। 1182 के अंदर नारायणा नामक स्थान यानी नारायण कह सकते हैं हम इसको, नारायण नामक स्थान के ऊपर डेरा डालते हैं। यहाँ पर परमर्दी देव जो हैं उसे देख करके घबरा जाता है और वो अपने जो मुख्य सेना नायक थे जिनके नाम आते हैं आल्हा और उदल, आल्हा और उदल को राज्य की रक्षा के लिए वापस बुला लेता है। जब तक ये दोनों आते हैं तो दोनों दलों के मध्य जो युद्ध होता है उसे तुमुल का युद्ध मानते हैं दोस्तों। और इसमें आल्हा और उदल जो हैं वो अपने साथियों के साथ में शहीद हो जाते हैं और जीत जो होती है वो यहाँ पर किसकी होती है, पृथ्वीराज की ही होती है। तो इसे हम महोबा युद्ध या तुमुल युद्ध के रूप में देख सकते हैं। और आल्हा और उदल ये याद रखना है आपको, बहुत बार आ जाता है, किससे संबंधित थे, तुमुल युद्ध या फिर महोबा युद्ध से ये संबंधित थे दोस्तों। किसके ये सेना नायक थे, तो ये परमर्दी देव के सेना नायक हुआ करते थे दोस्तों। इसके बाद में आगे अपने बात करते हैं चालुक्य चौहान संघर्ष के विषय में। तो वैसे तो ये माना जाता है कि चालुक्य और चौहानों में वैमनस्य जो है वो बड़ा पुराना हुआ करता था। पृथ्वीराज तृतीय के पिता जो सोमेश्वर थे उसके समय जो है इन दोनों के मध्य संबंध थे वो थोड़े बन गए थे, अच्छे बन गए थे। लेकिन अगर अपने माने पृथ्वीराज रासो की तो उसके अनुसार पृथ्वीराज तृतीय जो था उसने आबू के परमार नरेश जो हुआ करते थे उसकी पुत्री इच्छिनी देवी से विवाह कर लिया था और जिसके कारण जो है उनका संबंध है वो खराब हो गया था दोस्तों। तो यहाँ पर हमें खाली इतना ही याद रखना है किसके कारण हुआ। जैसा अगर इच्छिनी देवी का नाम आए तो आपको खाली याद रखना है, अन्यथा इतना तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि कहानी में ये भी आता है कि अच्छन कुमारी जो थी आबू नरेश जैत सिंह या फिर सलह की पुत्री हुआ करती थी और वो पृथ्वीराज तृतीय की जो वीरता की किस्से सुना करती थी उसके ऊपर मुग्ध हो जाती है, उससे विवाह करना चाहती है। और गुजरात का जो चालुक्य वंशी शासक है भीमदेव द्वितीय वो भी अच्छन कुमारी से विवाह करना चाहता था और इसीलिए भीमदेव द्वितीय जो है वो आबू पर आक्रमण कर देता है। जैत सिंह, अब देखिए जैत सिंह क्या करता है, अजमेर के चौहान वंशी शासक सोमेश्वर से सहायता की प्रार्थना करता है। सोमेश्वर जो है 1177 के अंदर भीमदेव द्वितीय से युद्ध करता हुआ मारा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से सोमेश्वर का अंत हो जाता है। लेकिन सोमेश्वर का जो पुत्र है पृथ्वीराज चौहान तृतीय वो अच्छन कुमारी की रक्षा करता है और उससे विवाह कर लेता है दोस्तों। अब देखिएगा 1192 के में तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय जब पराजित होता है और बंदी बना लिया जाता है तो अच्छन कुमारी ये ऐसा कहा जाता है कि पति को छुड़ाने के लिए घोड़ों पर सवार होकर के चल भी पड़ती है
और फिर वो रास्ते में मारी भी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से अच्छन कुमारी की अगर स्टोरी की बात करें तो वो भी किससे जुड़ी हुई है, इसी से जुड़ी हुई अपने मान करके चलते हैं। तो ये कुछ एक संबंध इनके पहले से ही खराब भी चल रहे थे दोस्तों। तो चालुक्य चौहान जो संघर्ष है, नाडोल के चौहान और आबू के परमार गुजरात के चालुक्य सोलंकी के सामंत हुआ करते थे। इन पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए पृथ्वीराज 1187 में गुजरात पर आक्रमण करता है, जिसमें चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय और पृथ्वीराज के मध्य क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। ये स्टोरी है दोस्तों, ये तथ्य हैं। बाकी स्टोरी है अच्छन कुमारी और थोड़ी बहुत मैंने आपको सुना दी है, याद रहे तो ठीक है, बाकी स्टोरियां कभी हमारे पेपर में नहीं आती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे अपनी बात करें चौहान गहड़वाल विमनस्य के विषय में। तो पृथ्वीराज और गहड़वाल शासक जयचंद के मध्य संघर्ष का तात्कालिक कारण था जयचंद की पुत्री संयोगिता। तो संयोगिता के स्वयंवर की बात आपने सुनी होगी दोस्तों। तो संयोगिता का पृथ्वीराज द्वारा अपहरण कर लिया जाना ही जो है इनके वैमनस्य का कारण बनता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में आगे अपनी बात करते हैं मोहम्मद गोरी के नेतृत्व के अंदर जो तुर्क आक्रमण हुए उनके विषय में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले हमारा युद्ध आता है तराइन का प्रथम युद्ध। देखिएगा दोस्तों संयोगिता की कई कहानियां आती हैं, लेकिन अपने उसके विषय में बात नहीं करेंगे। गंधर्व विवाह किया था, किस प्रकार से किया था, वो जो देखिए वरमाला जो है पृथ्वीराज तृतीय की मूर्ति में डाल देती हैं जिसे गेट पे रखा गया था। तो इसे काफ़ी लंबी स्टोरी है, तो यही परीक्षा में नहीं आनी, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं दोहरा रहा हूँ। अपने डायरेक्ट अपने फैक्ट पे आते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में तराइन का पहला युद्ध, मूल या वास्तविक नाम इसका नारायण माना जाता है दोस्तों। 1191 की बात है, तराइन हरियाणा के करनाल में है। इस युद्ध का जो तात्कालिक कारण है वो मानते हैं कि गोरी के द्वारा तबर हिंद बठिंडा पर अधिकार कर लिया गया था और तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी की पराजय होती है दोस्तों। तो ये इनकी जीत थी किसके विरुद्ध, मोहम्मद गोरी के विरुद्ध। लेकिन दूसरे युद्ध में क्या होता है, कहानी सारी के सारी बदल जाती है दोस्तों। फिर अपने तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें, 1192 में होता है। इस युद्ध में गोरी को निर्णायक जीत मिलती है, दिल्ली और अजमेर सहित संपूर्ण चौहान राज्य पर कब्जा कर लेता है दोस्तों। पृथ्वीराज रासू ये कहता है कि पराजित पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अपने साथ में गजनी ले जाता है और जहां पर गोरी की हत्या करने के बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने भी आत्महत्या कर ली। तो ऐसा वो 2 गज वाला जो आपने कंसेप्ट सुन रखा होगा, शब्द भेदीवान वाला, वो कहानियां भी यहाँ पर आती है दोस्तों। सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत जो है वो समकालीन फारसी इतिहासकार हसन निजामी का माना जाता है। वो ये कहते हैं कि पृथ्वीराज को अजमेर ले जाकर के अधीनस्थ शासक बनाया गया था, परंतु कुछ समय के बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। पृथ्वीराज तृतीय जो है वो चौहान वंश का अंतिम शासक माना जाता है। उसकी मृत्यु के बाद गोविंद राज को अजमेर का शासक बनाया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, परंतु बाद में उसे रणथंबोर में नियुक्त कर दिया जाता है जहां वो स्वतंत्र चौहान वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है, गोविंद राज के द्वारा की गई है दोस्तों। तो यहाँ जो है जयानक, विद्यापति, गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वस्वरूप, पृथ्वी भट्ट पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि हुआ करते थे। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी, ये भी अपने पढ़ चुके हैं दोस्तों। पृथ्वीराज दिल्ली में पिथौरागढ़ का निर्माण करवाता है जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक तुड़वा देते हैं और उसके स्थान पर भारत की प्रथम तुर्क मस्जिद जो है कुवत उल इस्लाम का निर्माण करवाता है, जो अभी भी आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो इसके बाद में दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाला फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान के समय में ही भारत में आया था। कई बार तो वैसा क्वेश्चन पूछ लेता है, पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज प्रथम थे, द्वितीय थे, तृतीय थे, कौन से थे दोस्तों, तो ऐसा भी पूछा जाता है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं रणथंबोर चौहान की। जैसा अभी हमने चर्चा भी की थी कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, गोविंद राज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में दोस्तों शासकों के बारे में बहुत लंबी स्टोरीज नहीं आती, ये छोटे शासकों के रूप में जाने जाते हैं। तो चौहान राज्य का संस्थापक कहाँ पर रणथंबोर के चौहानों का शासक कौन माना जाता है, गोविंद राज को माना जाता है, ये फैक्ट पूछा जा सकता है। फिर आते हैं हमीर देव। यहाँ रणथंबोर में हमारे लिए सबसे ज्यादा जो जाने जाते हैं जरूरी हैं वो है हमीर देव चौहान। हमीर हट के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। वाघ भट्ट जो है उसका उत्तराधिकारी जेतर सिंह हुआ। जेतर सिंह अपने जीवन काल में ही अपने तीसरे पुत्र हमीर को उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है।
हम्मीर को हठी शासक के रूप में जाना जाता है और ये रणथंभौर के चौहानों में अंतिम शासक या फिर हम कहें प्रतापी शासक था दोस्तों। दिग्विजय की समाप्ति के बाद में हम्मीर कोटिया यज्ञ का आयोजन करवाता है। ये भी अश्वमेध के समान ही हुआ करता था। इस यज्ञ का जो संपादन है हम्मीर के राजपुरोहित विश्वरूप के द्वारा किया गया था। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई पूछा जाए। अगर आपसे पूछा जाए कोटिया यज्ञ करवाया था तो हम्मीर ने करवाया था दोस्तों। हम्मीर देव जो है रणथंभौर के चौहान शासकों में अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, ये याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ से प्रश्न ज्यादा आता है दोस्तों। जिसके बारे में नयन चंद्र सूरी के हम्मीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र और जोधराज के हम्मीर रासो और चंद्रशेखर के हम्मीर हट से हमें जानकारी मिलती है। तो जिनसे जानकारी मिलती है दोस्तों, ये सारी किताबें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनके नाम आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से ने 1291 में रणथंभौर राज्य पर आक्रमण किया तथा जाइन को जीतता है और उसके बाद में रणथंभौर पर घेरा डाल देता है। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, जलालुद्दीन क्या करता है, रणथंभौर दुर्ग हासिल करने में नाकामयाब रहता है, उसको हासिल नहीं कर पाता है। लेकिन वो उसको छुपाने के लिए खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे, उसी की तरह ये कह देता है कि अंगूर ही खट्टे हैं ना। ऐसे सैकड़ों किलों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता दोस्तों। तो ऐसा भी ये कथन आ जाता है किस विजय के बाद में या किस समय ये कहा गया था, जब ये रणथंभौर दुर्ग को हासिल करने में जलालुद्दीन कामयाब नहीं होता है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का कारण क्या रहा था, तो दिल्ली सल्तनत के विद्रोही मंगोल सेना नायक मोहम्मद शाह को यहाँ पर शरण दी जाती है, जिसके कारण ये अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। ये याद रख लेना, ये नाम आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी नुसरत खां और उलू खां के नेतृत्व में एक सेना रणथंभौर भेजते हैं। ये दोनों नाम भी इंपॉर्टेंट है। नुसरत खां और उलू खां के नेतृत्व में एक सेना को भेजता है जिसने जाइन पर अधिकार कर लिया, रणथंभौर पर घेरा डाल दिया। लेकिन इस संघर्ष में नुसरत खां क्या होता है, नुसरत खां मारा जाता है दोस्तों। तो कौन मारा गया, नुसरत खां मारा गया। ये चीज भी आपको याद रखनी है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें 1300 ईस्वी की। तो 1300 ईस्वी के अंत में खुद अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करता है और इस अभियान में अमीर खुसरो भी उसके साथ में था। अमीर खुसरो किसके साथ में था, अलाउद्दीन खिलजी के। कब, जब रणथंभौर पर वो खुद आक्रमण करता है। खुसरो अपनी रचना खजाइन उल फुतूह में इस अभियान का वर्णन करता है दोस्तों। तो खजाइन उल फुतूह से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, इस आक्रमण की। सुल्तान ने हमीर सेना नायक रतिपाल और रणमल को अपनी तरफ मिला लिया था। दोस्तों अगर आप पूरा राजपूत काल पढ़ते हैं, राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, तो आपको इस प्रकार के धोखे बहुत मिलेंगे। और जो हार हुई थी उसमें अपनी बड़ा रोल इनका भी मानते हैं। घर का भेदी लंका ढाने वाली ही बात यहाँ पर होती है दोस्तों। तो ये एक बड़ा फैक्ट रहता था। तो हमीर सेना नायक जो हैं रतिपाल और रणमल को लालच देकर के अपनी तरफ मिला लिया जाता है। और इसी के कारण जो है वो तुर्क सेना गुप्त रस्तों के कारण जो है वो राज बता दिए जाते हैं, जिसके कारण तुर्क सेना दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। हमीर वीरगति को प्राप्त होता है। हमीर की पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में महिलाएं जोहर करती हैं और ये राजस्थान का पहला साका माना जाता है दोस्तों। ये क्या माना जाता है, साका माना जाता है। 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। इस पर अमीर खुसरो ने लिखा कि कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया। तो ये लाइन स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। अमीर खुसरो ने कहा था कि कुफ्र का गढ़ जो है वो अब इस्लाम का घर हो गया दोस्तों। 11 जुलाई 1301 को जब रणथंभौर पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है तब कहा गया था। हमीर ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के सफल शासनकाल की स्मृति में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। तो रणथंभौर में है दोस्तों 32 खंभों की छतरी, जो किसके द्वारा बनवाई गई है, हमीर के द्वारा। फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों इन शॉर्ट जालोर के चौहानों के विषय में। तो जालोर जो शब्द है वो दो शब्दों जाल और लोर से बना हुआ है। जाल एक पेड़ की होता है और लोर शब्द का अर्थ होता है सीमा, अर्थात जाल के पेड़ों के क्षेत्र, यानी जाल के पेड़ों की क्षेत्र की सीमा वाला जो क्षेत्र है वो जालोर कहलाता है दोस्तों। तो जालोर के चौहानों के ऐतिहासिक स्रोत कौन से हैं, यानी कहाँ से हमें जालोर के चौहानों के विषय में जानकारी मिलती है। पद्मनाभ का कानड़दे प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी बात। इसके अलावा दोस्तों मकराना शिलालेख और जालोर प्रशस्ति से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कीर्तिपाल। कीर्तिपाल चौहान जो है नाडोल के चौहान शासक अलहन का सबसे छोटा पुत्र था।
किसका पुत्र था? नाडोल के जो चौहान हैं उसके अंदर अलहण जो था उसका सबसे छोटा पुत्र हुआ करता था। कीर्तिपाल चौहान जो था उसको उसके पिता ने 12 गांव जागीर के रूप में दिए। कीर्तिपाल एक महत्वाकांक्षी शासक हुआ करता था, इसलिए ये परमार वंशीय शासकों को समाप्त करता है और जालोर का शासक बन जाता है। तो इस प्रकार से हम कहें कि जालोर शाखा के संस्थापक अगर कौन है तो वो कीर्तिपाल को माना जाता है। जालोर के चौहान वंश की शाखा का जो संस्थापक है वो कीर्तिपाल था। 1181 में इसकी स्थापना की थी। यह नाडोल के चौहान अलहन का जो है पुत्र था। नैणसी ने इसे कीतु एक महान राजा की उपाधि दी है। कीतु ने परमारों से जालोर और सिवाना को जीता था। तो आपसे पूछा जाए कीतु की उपाधि या कीतु किसे कहा जाता है? कीतु एक महान राजा किसे कहा जाता है? कीर्तिपाल को कहा जाता है। कहने वाले कौन थे? तो कहने वाले थे नैणसी। ये आपको याद रखना है। अगर अपने पुराने शिलालेखों की बात करें तो जालोर का जो पुराना नाम हमें मिलता है वो है जबालीपुर। ये आपसे पूछा जा सकता है। और किलों का नाम जो है यहाँ पर क्या है? सुवर्णगिरी। ये बहुत आता है परीक्षा में, सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। अपभ्रंश इसका हो गया दोस्तों सोनगढ़। क्या हो गया? सोनगढ़ अपने कह सकते हैं दोस्तों। और इसी पर्वत के नाम से जो है सोनगरा शाखा भी आती है। एक शाखा सोनगरा भी कहलाती है दोस्तों। उसकी बात अपने बाद में करेंगे, लेकिन आपको यह रखना है कि जालोर में जांगलेश्वर महादेव का एक मंदिर है। जांगलेश्वर महादेव का एक मंदिर है जो इसके द्वारा बनवाया गया था। समर सिंह की बात करें 1182 कर लेना दोस्तों, इसको 1182 से 1205 1182 से 1205 का ये समय है दोस्तों। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। जालोर का जो अगला शासक था उसका पुत्र समर सिंह था, उसको बनना ही था। राज्याभिषेक जालोर दुर्ग में ही हुआ था दोस्तों। यहाँ आप अगर कुछ याद करना चाहें तो समर सिंह ऐसा व्यक्ति था जिसने जालोर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए इसके चारों ओर, किले के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे अपने बात करते हैं कान्हड़ देव की। कान्हड़ देव जो हैं इनका समय रह गया 1305 से 1311 का, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बीच में कुछ शासक उदय सिंह, चाचिंग देव जैसे भी हुए, लेकिन वो हमारे लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सीधे आते हैं किस पर? कान्हड़ देव के संबंध में। इससे पहले सामंत सिंह भी थे दोस्तों। तो कान्हड़ देव के लिए जो जाना जाता है कि वो एक तो सामंत सिंह का पुत्र था, और इसके विषय में जो जानकारी मिलती है वो हमें कान्हड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनगरारी बात से हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों 1299 की बात करते हैं, जब तुर्की सेना गुजरात अभियान से लौट रही थी। कब की बात है? 1299 या 98 जो भी आए तो उसको देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ कुछ जगह आपको 98 भी मिल जाएगा। कान्हड़ देव प्रबंध के अनुसार 1298 है। अब जैसे जैसे उल्लेख होंगे वैसे वैसे ही चलता रहेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी नीति के तहत ही जालोर के ऊपर आक्रमण किया था। कान्हड़ देव प्रबंध की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो है गुजरात पर आक्रमण करके सोमनाथ के मंदिर को नष्ट करने के लिए उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक शाही सेना भेजता है। और इसका जो रास्ता था गुजरात जाने का सीधा रास्ता जो था वो जालोर यानी मारवाड़ से होकर के जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी कान्हड़ देव को अपनी सेना को वहां से गुजर जाने के लिए कहता है, लेकिन कान्हड़ देव उस शाही सेना को अपने राज्य से नहीं निकलने देता है। और उस समय शाही सेना बिना किसी विरोध के वैसे तो मेवाड़ राज्य से होती हुई गुजरात जाती है, लेकिन वो एक खुंदस उनके बीच में रह जाती है। तो गुजरात और काठियावाड़ को जीतकर सोमनाथ के मंदिर को नष्ट करता है, और लूटने के बाद में जैसे ही वो क्या करती है वापस जालोर की सीमा से गुजरती है। तो कान्हड़ देव जो है वो इस शाही सेना को क्या सोचता है कि क्यों ना इसे सबक सिखाया जाए, और वो अपने मंत्री जेता और देवड़ा को शाही सेना की वास्तविक स्थिति जानकारी प्राप्त करने के लिए उलगू खां के पास में भेजता है। तो मंत्री वापस आकर के स्वामी कान्हड़ देव को ये ऐसा कहते हैं कि अभी शत्रु से युद्ध करना सही नहीं है, अनुचित है, क्योंकि उस समय शाही खेमे में लूट के धन के बंटवारे को लेकर के आपस में विरोध हो गया था। उचित समय
जान करके कानड़ देव जो अपनी मंत्री जेता और देवड़ा के नेतृत्व में शाही सेना पर उस समय हमला बोल देता है जब उनका आपस में झगड़ा चल रहा होता है, और इसी अचानक हमले में उलगू खां अपनी जान बचा करके भागता है दोस्तों, और गुजरात के लूट का जो माल है वो वहीं पर रह जाता है। जब इस बात का जो पता है वो अलाउद्दीन खिलजी को चलता है तो वो काफी क्रोधित हो जाता है और फिर वो जो है जालौर पर आक्रमण कर देते हैं। तो ऐसी जो है बात कही गई है कानड़ देव प्रबंध के अंदर। तो ये कहानियां हैं दोस्तों, किस्से हैं जो यहाँ बताए गए हैं। तो कितना सच है हम तो नहीं कह सकते, लेकिन जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। कानड़ देव को गुजरात से लूटी हुई धन संपदा में सोमनाथ की मूर्ति के 5 टुकड़े भी मिलते हैं, जिसे वो सराणा गांव के अंदर, कौन से गांव के अंदर दोस्तों, सराणा गांव के अंदर अलग अलग 5 शिव मंदिर में उनको जो है प्रतिस्थापित करवाते हैं दोस्तों। फरिश्ता जो है इसका एक अलग कारण बताते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, तो कुछ एक जो है मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर गुजरात अभियान से लौट रही वाला ये भी थोड़ा ठीक मानते हैं कि मंगोल सेनानायक मोहम्मद शाह जो है वो विद्रोह कर देता है और वो रणथंभौर में शरण लेता है। तो उस समय जालोर की सेना ने तुर्क की सेना पर हमला बोल दिया दोस्तों। फरिश्ता के अनुसार इस घटना के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने आइन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में एक सेना जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजी, लेकिन कानड़ देव जो है वो सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर लेता है और अपने पुत्र वीरम देव को दिल्ली दरबार में भेज देता है। तो यहाँ देखिएगा फरिश्ता ने जो कहानी बताई है कि जो मुल्तानी के नेतृत्व में एक सेना जालोर पर आक्रमण करने के लिए आती है, लेकिन कानड़ देव जो है वो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अपने पुत्र को दिल्ली दरबार में भेज देते हैं। नैणसी ख्यात क्या कहती हैं कि शाही हरम की राजकुमारी फिरोजा है, उसको वीरम देव से प्रेम हो जाता है, लेकिन वीरम देव उससे विवाह करने से मना कर देते हैं। तो और फिर वो वापस क्या होता है, जालोर आ जाता है दोस्तों। और इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, सिवाना आक्रमण। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सिवाना पर आक्रमण किया। तो ये याद रखना कब हुआ था, 1308 में। किसके नेतृत्व में, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सिवाना पर आक्रमण होता है। लेकिन यहाँ भी धोखा देता है कौन दोस्तों, भावले पवार नामक राजपूत है, वो विश्वासघात करता है। इसी के कारण तुर्क सेना जो है वो दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। वीर सातल देव और सैकड़ों राजपूत जो है वो यहाँ पर सेना पर टूट पड़ते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। राजपूत वीरांगनाएं जो है वो जोहर कर अपनी प्राण त्यागती है, आहुतियां देती हैं। सिवाना का प्रथम शाखा इसे माना जाता है दोस्तों। अलाउद्दीन सिवाना पर अधिकार करता है और उसका नाम क्या रखता है, खेराबाद। यहाँ पर जो आपको प्रश्न याद रखने हैं, किसके नेतृत्व में आई थी, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। धोखा किसने दिया था, भावले पवार ने दिया था। वीर सातल देव वहां पर था और सिवाना का जो है प्रथम शाखा 1308 वाला अपने मानते हैं। और अलाउद्दीन जो है सिवाना पर अधिकार करता है, उसके बाद में उसका नाम क्या रखता है, खेराबाद रखता है दोस्तों, ये याद रखना है। जालोर पर तुर्कों का अधिकार। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग 1311 में जालोर पर आक्रमण करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है, जालोर दुर्ग पर कब अधिकार हुआ उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ बीका दैया नामक राजपूत आ जाता है। यहाँ कौन सा जो है धोखेबाज है, विश्वासघाती है, बीका दैया। उसके कारण कान्हड़ देव अपने सैनिकों से लड़ता हुआ मारा जाता है और राजपूत महिलाएं क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है। अलाउद्दीन खिलजी जालोर को जीतते हैं और जालोर से इसे जलालाबाद बना देते हैं। नाम परिवर्तन तब भी हुआ करते थे दोस्तों। और यहाँ अलाई मस्जिद का निर्माण करता है। कौन सी मस्जिद बनवाई, अलाई मस्जिद। और कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना और जालोर का प्रशासक जो है वो नियुक्त कर देता है, क्योंकि सेना इसी के नेतृत्व में आई थी। अभी हमने इसके विषय में बात भी की है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के मध्य इस युद्ध का वर्णन हमें पद्मनाभ से प्राप्त होता है और पद्मनाभ जो है वो कानड़ देव प्रबंध में इसके बारे में लिखते हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों नाडोल यानी पाली के चौहानों के विषय में। लक्ष्मण का नाम आता है। अगर आपसे पूछा जाए नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो वाकपति राज का पुत्र लक्ष्मण हुआ करता था, जिन्होंने 960 के अंदर चावड़ों को पराजित करके नाडोल पर अधिकार कर लिया था। एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है। फिर आते हैं अहिल। अहिल के बारे में ऐसा माना जाता है कि महमूद गजनवी के 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण के समय अहिल ने तुर्क सेना का सामना किया था। मुझे नहीं लगता कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद में कुछ छोटे मोटे शासक हैं जो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अलहण की बात करते हैं। अलहण का आपको याद होगा, हमने पहले भी बात की थी। कीर्तिपाल, कीर्तिपाल ने अलहण का ही पुत्र था, जिसने जालोर में अपना राज्य स्थापित किया था दोस्तों। केलहण, केलहण कौन था, 1178 में मूलराज द्वितीय का सामंत के रूप में मोहम्मद गोरी के विरुद्ध लड़ने वाला ये शासक था। 1205 में नाडोल के
चौहान राज्य पर जालोर के चौहानों ने अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से ये समाप्त हो जाता है दोस्तों। 1205 के अंदर नाडोल के चौहान जो हैं वो जालोर के चौहान नाडोल के चौहान राज्य पर जालोर के चौहान अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों सिरोही के देवड़ा चौहान शाखा की बात करें तो रावल लुम्बा को याद रखिएगा, इन्होंने इस शाखा को चलाया था। देवड़ा शाखा के संस्थापक कौन थे? लुम्बा। इसने आबू और चंद्रावती को परमारों से छीना और चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? चंद्रावती को। फिर आते हैं शिवभान, जिन्हें शिवभान भी कहते हैं, सहसमल हैं। सहसमल वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1425 में सिरोही बसाया था दोस्तों। कौन सा नगर बसाया था? सिरोही बसाने का कार्य किया था दोस्तों, और उसे अपनी राजधानी भी बनाता है। इसके समय में कुंभा जो है उन्होंने आबू, बसंतगढ़, सिरोही के पूर्वी भाग पर अधिकार किया। विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग और उसमें कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। तो इसी के समय सहसमल के समय में ही कुंभा का आक्रमण होता है। लखा 1451 से 1483 का समय है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जगमाल को याद रखिएगा, मेवाड़ के महाराणा रायमल की पुत्री आनंदाबाई जो जगमाल की पत्नी थी के साथ मनमुटाव होता है कि परिणामतः रायमल के पुत्र पृथ्वीराज को ये जो है धोखे से मरवा दिया जाता है दोस्तों। रायमल के पुत्र जो पृथ्वीराज है उसे धोखे से मरवा दिया जाता है। कोई ज़्यादा तो नहीं है। अखिराज देवड़ा, इसे देखिए ये जो जाने जाते हैं, खानवा के युद्ध में भाग लिया था राणा सांगा की ओर से, इसलिए इम्पोर्टेंट हैं और इन्हें उड़ना अखिराज देवड़ा के नाम से भी जानते हैं। सुल्तान देवड़ा, ये लंबे संघर्ष के बाद 1575 में मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। फिर बेरीसाल हैं, कालिंदी नामक स्थान पर मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण देते हैं, इसीलिए जाने जाते हैं। सिरोही के शासक शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 को अंग्रेजों से संधि कर ली। सिरोही राज्य का अंतिम शासक जो है वो अभय सिंह को माना जाता है। संधि वाला भी आप याद रखिएगा। फिर हम बात कर लेते हैं हाड़ौती के चौहानों की। बूंदी और कोटा दोनों को देखेंगे। बूंदी के हाड़ा चौहानों की स्थापना की बात करें तो वो थे देवी सिंह हाड़ा या देवा सिंह हाड़ा। पहले मेवाड़ के अधीन बम्बावद का ये ठिकानेदार हुआ करता था। बूंदी घाटी के अधिपति जेता मीणा को पराजित करता है और 1241 में बूंदी में अपनी राजधानी स्थापित करता है दोस्तों। कौन? देवा सिंह हाड़ा। फिर आते हैं हमारे समर सिंह। समर सिंह के पुत्र जैत्र सिंह जो है 1264 में कोटिया बिल को हराते हैं और कोटा नगर की स्थापना करते हैं, और कोटा के किले का निर्माण जो है वो इनके द्वारा करवाया जाता है। बरसिंह कौन थे? जैत्र सिंह के पुत्र राव बरसिंह थे। इन्होंने 1354 के अंदर बूंदी के तारागढ़ के किले का निर्माण करवाया था। हमीर, ये राव हमीर हैं दोस्तों। इनके समय में राणा लाखा ने बूंदी को जीतने की कोशिश की, जिसमें सफलता नहीं मिले पर कहा जाता है कि राणा ने मिट्टी का नकली किला बनाया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, हालांकि उससे भी नहीं जीतने दिया जाता है। कुछ कहानियों में तो हमें ये भी पढ़ने को मिलता है। राव बेरीसाल की बात करें तो राव बेरीसाल जो है मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा 1458 में बूंदी के आक्रमण के समय मारा जाता है। राव सुरजन अकबर द्वारा 1569 के अंदर रणथंभौर के आक्रमण के समय मेवाड़ की अधीनता में रणथंभौर पर राव सुरजन का अधिकार था। तो क्या कहा हमने? रणथंभौर पर देखिए अकबर के द्वारा 1569 में आक्रमण जब किया जाता है तो मेवाड़ की अधीनता में रणथंभौर पर राव सुरजन का अधिकार हुआ करता था। इसने थोड़ा बहुत विरोध करता है, उसके बाद में संधि कर लेता है और मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है। अकबर इसे राव राजा की उपाधि देता है और 5000 का मनसब, उस समय काफ़ी बड़ा था दोस्तों, 5000 का मनसब इसे देता है। इसने द्वारिकापुरी में रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया। तो राव सुरजन ने रणछोड़ मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया था। राव सुरजन के दरबारी कवि चंद्रशेखर थे, जिन्होंने सुरजन चरित्र और हमीर हट नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये थोड़ा सा जानना आवश्यक है। चंद्रशेखर किसके समय में ये किताबें लिखी गई थी, तो ग्रंथ लिखे गए थे। राव रतन 1607 से 1631, इसे बादशाह जहांगीर ने सर बुलंद राय और रामराज की उपाधि दी थी। राव शत्रुसाल की बात करें, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की ओर से लड़ता हुआ मारा गया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अनिरुद्ध की बात कर लेते हैं तो राव देवा ने बूंदी की प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था, ये इंपॉर्टेंट है। राव बुद्ध सिंह बहादुर शाह प्रथम ने इसे महाराव राणा की उपाधि प्रदान की थी। इसके समय कोटा के भीम सिंह ने कुछ समय के लिए बूंदी पर अधिकार कर लिया था, तो ये याद रखिएगा। इसके समय में फर्रुखसियार ने बूंदी का नाम फर्रुखाबाद रख दिया था। किसने रखा था? फर्रुखसियार ने।
किसके समय में? बुद्ध सिंह के समय में। विष्णु सिंह जो था 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। इसके बाद में महाराव राम सिंह आते हैं। इसके शासनकाल में ही सूर्यमल मिश्र जो हैं उन्होंने वंश भास्कर लिखी थी। बूंदी के अंतिम शासक की बात करें तो वो बहादुर सिंह माने जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कोटा के हड़ाक वंश की। माधो सिंह जो हैं ये बूंदी के राव रतन का पुत्र हुआ करता था, जिसने राव रतन ने 1624 में बूंदी की जागीर प्रदान की थी। और राव रतन की मृत्यु के पश्चात बादशाह शाहजहां ने माधो सिंह को पृथक रूप से कोटा का शासक स्वीकार कर लिया था। मुकुंद सिंह की बात करें तो 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में शाही सेना की ओर से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये किसकी ओर से लड़ा था? औरंगजेब के विरुद्ध लड़ा था धर्मत के युद्ध के अंदर शाही सेना की ओर से, और उस समय ये मारा जाता है। राम सिंह ये औरंगजेब के पुत्रों के मध्य हुए उत्तराधिकारी संघर्ष जो था उसमें राम सिंह आजम की ओर से लड़ता है और जजऊ के युद्ध में मारा जाता है। भीम सिंह जो है, भीम सिंह ने खिंचियों से गागरों को छीन लिया और कुछ समय के लिए बूंदी पर भी इसका अधिकार रहा था। दोस्तों भीम सिंह कृष्ण भक्ति से प्रभावित था, इसलिए अपना नाम कृष्णदास और कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम किया था। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि कोटा का नाम नंदग्राम किसके द्वारा किया गया था? तो भीम सिंह के द्वारा किया गया था। 12 में सांवरिया जी के मंदिर का निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। शत्रु साल इसके समय में कोटा के फौजदार जालिम सिंह ने 1761 में बटवाड़ा के युद्ध में जयपुर नरेश माधो सिंह को पराजित किया था। बटवाड़ा की विजय के बाद कोटा राज्य के प्रशासन में जालिम सिंह का प्रभाव बढ़ गया और अंततः वही कोटा राज्य का वास्तविक प्रशासक बन जाता है। कौन? जालिम सिंह। उम्मेद सिंह की बात करें तो ये अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं 26 दिसंबर 1817 में। फिर किशोर सिंह द्वितीय आते हैं। 1821 में मांगरोल के युद्ध में जालिम सिंह ने कर्नल टोड के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना की सहायता से किशोर सिंह द्वितीय को पराजित किया था। फिर लास्ट में हम देख लेते हैं झालावाड़ का हाड़ा वंश जो है, तो मदन सिंह झाला का यहाँ पर नाम आता है। कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय और मदन सिंह के मध्य मतभेदों के कारण महाराव ने कोटा राज्य का 1/3 भाग यानी 1837 में मदन सिंह को दे दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप झालावाड़ राज्य की स्थापना हुई। तो कैसे हुई थी? मदन सिंह झाला की बात करें, कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय जो था और मदन सिंह के मध्य मतभेद होते हैं। इस कारण महाराव जो हैं कोटा राज्य का 1/3 भाग मदन सिंह को दे देते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप जो है झालावाड़ राज्य की स्थापना होती है। 1838 में अंग्रेज सरकार ने झालावाड़ राज्य को मान्यता दे दी। और दोस्तों इसी के साथ में ये हमारा जो चौहान वंश की मुख्य बातें थी वो समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक के विषय में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, और हाँ चैनल पर अभी आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया है तो भी कर लेना, क्योंकि रीट का पूरा कोर्स केवल आपको यहीं पर करवाया जा रहा है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।